अपनी बहू के द्वारा बार बार प्रताड़ित होती हुई कावेरी जी बहुत दुखी थी, क्योंकि वह मजबूर थी। जब से उनके पति अपाहिज हुए वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि उनका एक हाथ और पैर फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन से कट गया था, जिस कारण वह ना तो कमा पाते थे, जिस वजह से बहू उन्हें बोझ समझती थी। लेकिन वह अपनी सास को अपने घर में रखना चाहती थी, क्योंकि बहू से कोई काम नहीं होता था। कावेरी जी घर का सारा काम किया करती थी। वह अपने ससुर से अक्सर कहती थी कि तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, तुम घर में फ्री में खाते पीते रहते हो। यह कावेरी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी बहू से अक्सर कहती थी कि बहू, इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें इस घर में ही रहने दो। तब बहू कहती है, मुझे तुम्हारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बुढ़े को इस घर में रहने नहीं दूंगी। इस बात से वह बहुत दुखी होती थी। बहू संजना बार बार रसोई में झांक कर के देख रही थी कि उसकी सास ने अभी तक खाना बनाया है या नहीं। संजना बिस्तर पर लेटी लेटी अपने कमरे से आवाज़ देती है, बुढ़िया, खाना बन गया हो तो जल्दी से मेरे कमरे में दे जाओ। दोपहर के 3 बज गए हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। पता नहीं यह बुढ़िया कितनी देर में खाना बनाती है। हाथ ऐसे चलाती है जैसे हाथों में मेहंदी लगा रखी हो। थोड़ी देर में कावेरी जी खाना लेकर बहू के कमरे में जाती हैं और उसको खाना दे देती हैं। बहू पलंग पर ही खाना खाकर बर्तन सिंक में पटक कर जाती है और कहती है, जल्दी से सारे बर्तनों को धुल लो और रसोई की सफाई भी कर लो। और वह कमरे से बूढ़ा चिल्ला रहा है, उसको खाने के लिए एक रोटी दे आओ। उस बूढ़े अपंग ने जीना मुश्किल कर दिया है। पूरे मायके में मेरी नाक कटा रखी है। इससे तो अच्छा है कि उसे को वृद्धाश्रम भेज दो। घर में किसी काम का तो रहा नहीं, पड़ा पड़ा शोर मचाता रहता है। मेरे मायके से 4 लोग आते जाते रहते हैं और देखते हैं कि कैसे फटीचर सास ससुर हैं मेरे। मैं तो एक जज की बेटी हूँ और सास ससुर भिखारियों की तरह मिले हैं। बहू की करेले की तरह कड़वी बातें सुनकर कावेरी जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचती हैं, घर का सारा काम करती हूँ, बहू को पलंग पर बैठकर खाना खिलाती हूँ, अपने बूढ़े बीमार पति की सेवा करती हूँ, उस पर भी बहू हम दोनों से इतना चिल्लाती है। इस घर में मेरा कोई मान सम्मान है ना मेरे पति का। दूसरे दिन बहू संजना अपने कमरे से जब बाहर निकलती है तो देखती है उसकी सास एक हाथ में बैग लिए और एक हाथ से अपने पति को पकड़ करके घर के बाहर जा रही है। तो संजना अपनी सास कावेरी जी से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। कावेरी जी कहती हैं, बहू, तुम ही तो रोज रोज कहती हो कि इस बुढ़े को वृद्धाश्रम भेज दो, इसलिए मैं भी उनके साथ इस घर से जा रही हूँ। तुम इस घर से कहाँ जा रही हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी घर में रहो, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं। अरे दिक्कत तो उस बुढ़े के हाथ पैर में है, उसको ही अकेले वृद्ध आश्रम जाने दो। तुम चली जाओगी तो तुम्हारे जाने के बाद घर के काम कौन करेगा। कावेरी जी आंखों में आंसू लिए कहती हैं, बहू, मैंने अपने पति का सुख में साथ दिया है तो अब दुख में भी साथ दूंगी। मैंने पूरी जिंदगी उनके साथ काटी है, अब उनकी तकलीफ में उनका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। जब मेरे पति वृद्धाश्रम में रहेंगे तो मैं भी उनके साथ वृद्धाश्रम में रहूँगी, उनकी देखभाल करूँगी, अपने पति के बिना कहीं नहीं रहूँगी। बहू संजना फिर से अपनी सास पर चिल्ला पड़ती है कि अगर तुम चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, मेरे पापा
जज हैं। मैंने तो कभी खाना नहीं बनाया है। मेरे पापा के घर में नौकर चाकर थे, वही खाना बनाते थे। अब इस घर में तुम खाना बनाती हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन कावेरी जी फिर से वही बात कहती हैं, मैं वहीं रहूंगी जहाँ मेरे पति रहेंगे, चाहे भूखी रहूं चाहे प्यासी रहूं, लेकिन अपने पति के पास ही रहूंगी। यह कह करके वह अपने पति का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए वृद्ध आश्रम की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मेरे दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं हैं, लेकिन एक भी बेटा बहू अपने बूढ़े बीमार माता पिता को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। और उस दिन को याद करती हैं जिस दिन वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर लेकर आई थी। शादी के 5 साल बाद ही उनके पति अपने दोनों बच्चों और पत्नी को शहर में लेकर आ गए थे। एक किराए का कमरा लिया था। कावेरी जी के पति नरेश जी एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वह बहुत मेहनती थे, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनत मजदूरी ना करके एक अच्छी सी नौकरी करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वह काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही काम कराने लगते हैं। लेकिन मेरे पति का सपना था कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े, मेरे बेटे अच्छी नौकरी करें। इसलिए वह अपने बच्चों को गांव से शहर ले आए थे। शहर में वह अपनी साइकिल लेकर सुबह काम पर निकल जाते थे, साथ ही अपने खाने का डिब्बा ले जाते थे। सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्री में काम करते। कई बार उनकी तबीयत खराब होती थी तो कुछ दिन काम पर नहीं जा पाते थे, जिससे पैसे नहीं मिलते थे। सभी लोग एक समय खाना नहीं खाते थे, पानी पीकर ही सो जाते थे। फिर भी अपने बच्चों को मेरे पति ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जी तोड़ मेहनत मजदूरी की किस्मत ने साथ दिया। मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई, बड़े बड़े अफसर बन गए। इतने साल काम करते करते मेरे पति भी एक बहुत अच्छे कारीगर बन गए थे और उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के लिए बुलाने लगे, जिससे वहाँ काम करके पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे। धीरे धीरे करके अपने शहर में 2 घर खरीद लिए। मेरे पति ने अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग घर खरीद के दिए थे। सोचा था कि बाद में तो प्रॉपर्टी बच्चों को ही देनी है, तो अभी से ही घर खरीद कर बच्चों के नाम ही कर देते हैं, अपने नाम क्या करना। इसलिए 2 घर बनवाए और एक एक घर अपने दोनों बेटों को दे दिया। एक भी घर अपने नाम नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो पूरा भरोसा था कि हमने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी की है, तो अब बुढ़ापे पर हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, तो अब हमें अपने बुढ़ापे पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़े वाले बेटे की शादी हुई थी तब वह अपने बड़े बेटे के साथ ही रहते थे, लेकिन जैसे ही बड़े बेटे की शादी हुई तो वह छोटे बेटे के घर आकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि बड़े बेटे के पास बहू आ गई है, अब वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया है। छोटा बेटा अकेला है तो हमें उसको भी सेट कर देना चाहिए। इसलिए हम दोनों पति पत्नी अपने छोटे बेटे के पास आकर के रहने लगे कि जब तक छोटे बेटे की शादी नहीं होती है हम उसको अच्छे से बनाकर खिलाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे। छोटे बेटे की शादी एक बहुत बड़े जज की बेटी से हो जाती है। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और बहुत ही घमंडी बहू है। संजना शादी के बाद जब घर आती है तो कोई भी काम नहीं करती है। कावेरी जी ही घर के सारे काम करती हैं और बाकी सब सफाई का काम करने के लिए एक काम वाली
रख ली थी। लेकिन जब बड़े अधिकारी की बेटी संजना को यह पसंद नहीं था कि उसके ससुर जी बाइक लेकर खाने का डब्बा लटका करके काम के लिए घर से निकलें, तो उसको बहुत बेइज्जती लगती थी। इस वजह से वह घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी करती थी कि अगर तुम्हें यही काम करना है तो इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती हूँ। तुम्हारी वजह से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे मेरे मायके से कोई आएगा, तुम्हें इस तरह से बाइक पर डिब्बा लटका कर जाते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा कि कैसे भिखारी सास ससुर हैं मेरी बेटी के। बहू की इस तरह की बातें सुनकर कावेरी जी और नरेश जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। वह अपने बड़े बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा हम तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा बेटा इतना सुनते ही तपाक से बोलता है, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, मेरा घर छोटा है और मेरे घर में अब बच्चे भी हैं, छोटे भाई के घर में अभी बच्चे भी नहीं हैं, तुम उधर ही रहो। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को इस घर में रख सकूं। और अपने माता पिता को अपने पास रखने से बड़ा बेटा साफ साफ मना कर देता है। कभी कभी कावेरी जी अपने पति से कहती हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम्हें काम पर जाने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो यह सारे काम, तुम्हारी बहू को भी पसंद नहीं है। बहू कलह करती है, बहुत चिल्लाती है कि मेरी बेइज्जती कराते हो, तुम दोनों काम वाली की तरह लगते हो। तो नरेश जी कहते हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम करता रहूँगा, घर बैठ करके क्या करूँगा, मुझे तो काम करने की आदत है। दुख तो इस बात का है कि हमने अपने बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया, हमारा एक भी बेटा यह नहीं कहता कि पिताजी अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारे काम करने की उम्र चली गई, आराम करो, हम दोनों कमा रहे हैं, आप लोग बैठकर खाओ। एक भी बेटा ऐसे नहीं कहता है। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, गांव से शहर लेकर पढ़ाने के लिए आए, इतनी मेहनत मजदूरी की और जब बच्चे पढ़ लिख गए तो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। माता पिता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि माता पिता से अब उन्हें चिढ़ आने लगी थी। उनकी नाक कट जाती है अगर वह कहीं पर अपने माता पिता को लेकर जाते हैं या उनका परिचय कराते हैं। कैसी विडंबना है, जब तक वह काम करते रहे तब तक तो सब ठीक भी था। लेकिन एक दिन नरेश जी बाइक पर खाने का डिब्बा टांग कर काम के लिए जा रहे थे। जब फैक्ट्री में गए तब एक लेबर बोला, नरेश जी यह मशीन खराब हो गई है। जब वह मशीन चलाने लगे तभी अचानक मशीन चलने लगी, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गए और फिर चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। फिर तो संजना का रवैया भी बदल गया, अब तो वह ढंग से खाना भी खाने को नहीं देती थी, एक एक रोटी के लिए तरसाने लगी थी। कुछ महीनों बाद पैसों की कमी हो गई थी, क्योंकि अब कावेरी जी के पति काम नहीं कर पाते थे। जो पैसे थे वह इलाज में खर्च हो गए थे और बेटा बहू पैसे देते नहीं थे। हाथ पैर टूटने की वजह से वह काम नहीं कर पा रहे थे। उनके दोनों कलयुगी और स्वार्थी अफसर बेटों ने उनका ढंग से इलाज नहीं करवाया। कावेरी जी सोचती हैं, पूरी जिंदगी मेरे पति ने मेहनत की, घर मेरे पति ने बनवाया, बच्चों को मेरे पति ने पढ़ाया, लेकिन आज मेरे पति के बनाए हुए घर में ही मुझे और मेरे पति के लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों को दोष नहीं देती है, अपनी किस्मत को ही कोसती है और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। और वह दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। वृद्धाश्रम में कावेरी जी अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, क्योंकि
उनके पति अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। उनका एक हाथ और पैर काम नहीं करता है, इसलिए उनको खाना खिलाना पिलाना नहलाना सारा काम कावेरी जी ही करती हैं। इस तरह से करते करते 2 महीने ही निकले थे। इतने पर भी बहू संजना और बेटे को चैन नहीं आया था। एक दिन वह वृद्धाश्रम में आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आप लोग वृद्धाश्रम से निकल जाओ, यह इसी शहर में है। हमारे बहुत सारे जान पहचान वाले रहते हैं और तुम कभी कभार उन्हें दिख जाते हो तो हमारी बहुत बेइज्जती होती है। तो इस वृद्धाश्रम को छोड़कर तुम कहीं दूर दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में रहने लगो। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जज हैं। वह इस वृद्ध आश्रम को हर महीने दान देते हैं। जब वह पैसे देने के लिए आते हैं तो तुम लोगों की शक्ल देखते हैं तो उन्हें बहुत शर्म आती है। वह किसी को यह भी नहीं बता पाते हैं कि तुम हमारे कौन हो, क्योंकि तुम्हारा फटीचर हाल देखकर वह शर्मिंदा हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग इस वृद्ध आश्रम को छोड़कर कहीं और चले जाओ, इसमें मत रहो। और वह दोनों बेटे बहू उधर से चले जाते हैं। बहू तो बहू, पर बेटा भी अपने माता पिता से यह नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो, पिताजी कैसे हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अरे बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, पर बेटों ने तो अपने पिता के संघर्ष को देखा था कि किस तरह से उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। आज उनकी बदौलत ही इतने बड़े अफसर बने बैठे हैं। लानत है ऐसे बेटों पर जिन्हें अपने माता पिता की कद्र नहीं होती। कावेरी जी सोचती हैं कि माता पिता कितनी तकलीफ झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, पूरी जिंदगी बेटा बेटा करते हैं, इसलिए कि बेटा उनके मरने पर सिर्फ अग्नि देगा। बच्चे यह नहीं सोचेंगे कि जब हमारे माता पिता के बुढ़ापे में हाथ पैर थक जाएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे, रोटी देंगे। बुढ़ापे पर माता पिता का चलना फिरना ना हो तो हम उनको टहला देंगे। मैं तो कहती हूँ जो गलती मैंने की है वह गलती कोई और न करे। अपने जीते जी जो भी आपके पास संपत्ति है, चाहे आपके पास टूटी फूटी झोपड़ी ही क्यों ना हो, अपने नाम ही करें। चाहें तो आप उसकी वसीयत करा दें कि मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, पर जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को कतई न दें, जिससे उस संपत्ति के लालच में वह आपके पास रहेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे। भले ही आपके पास ना रहें, लेकिन संपत्ति के लालच में वह आपकी सेवा तो करेंगे। आज के रिश्ते स्वार्थपूर्ण हैं, तो बेहतर है कि बच्चों को भी इस तरह के स्वार्थ दें। अपनी सेवा कराने के लिए बच्चों को इस तरह के स्वार्थ देना कोई गलत बात नहीं है। हैरानी होती है, जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या बीती होगी जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी संतान को किसी काबिल बनाने में लगा दिया। और हैरानी इस बात पर भी होती है कि जो जज साहब की लड़की है उन्होंने कौन से संस्कार दिए होंगे, और फिर लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन इस अवस्था में उनको भी आना है। और हो सकता है ईश्वर ना करे उनके भी बच्चे उनके साथ वही व्यवहार करें जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। उनकी जिंदगी भी उसी चौराहे पर आकर खड़ी हो जाए। हर बेटे को यह जरूर सोचना चाहिए, माता पिता से बड़ी शक्ति उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जिस समय माता पिता को संतान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह छोड़ देते हैं। वृद्ध आश्रम में रहते हुए कावेरी जी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं। उनकी सेवा से और वृद्ध आश्रम के सहयोग से नरेश जी कुछ ही दिनों में चलने फिरने लगते हैं और 6 महीने में ऐसा हो जाता है कि वह अपने खुद के सारे काम खुद से करने लगते हैं।
एक दिन वृद्ध आश्रम के पास में एक फैक्ट्री थी। एक दिन वह अपनी व्हील चेयर पर बैठकर फैक्ट्री के अंदर गए। वहाँ एक लेबर दूसरे लेबर से कह रहा था कि मशीन खराब हो गई है। यह सुनकर वह लोगों को सलाह देने लगे। जब उनकी सलाह सभी लोग मानते हैं तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, जिसे देखकर सब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और नरेश जी को धन्यवाद देते हैं। तो वह कहते हैं उनका तो पूरी जिंदगी इसी का काम कर रहा है। अब हाथ पैरों की वजह से वह भले ही काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है। यह बात जब मालिक को पता चलती है तब वह कहता है, मैं आपको इस फैक्ट्री के लेबर को सलाह मशवरा के लिए रखता हूँ। आप यहाँ आकर बैठे बैठे देखते रहना, कहाँ से क्या करना है, इसके मैं आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। नरेश जी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। एक तो उनकी पसंद का काम मिल रहा है, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे और उन्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ इस तरह से पूरा एक साल नरेश जी और कावेरी जी का वृद्धाश्रम में निकल जाता है। एक दिन नरेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आखिर हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत का हमें क्या इनाम मिला? यह वृद्धाश्रम, हमने तो जो घर बनवाए थे वह भी हमारे पास नहीं है। बच्चे तो हमारे रहे ही नहीं। चलो, बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। कावेरी जी कहती हैं, ऐसा आपने क्या सोचा है, मुझे भी बताइए। कुछ नहीं कावेरी जी, पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए किया है। अब बुढ़ापे पर कुछ करने की अपने लिए करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, बस तुम देखती जाओ। महीने भर बाद कावेरी जी के दोनों बेटे बहू वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता से मिलने के लिए आए। वृद्ध आश्रम का एक व्यक्ति बोला, कावेरी जी और उनके पति जी के पास आकर कहता है कि आपके बेटे बहुए आप दोनों से मिलने आए हैं। कावेरी जी आश्चर्यचकित होती हुई अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती, पूरा एक साल से ऊपर हो गया हमें इस वृद्धा आश्रम में रहते हुए, कभी भी हमारे बेटे बहू हमसे मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है जो हमसे मिलने आ गए हैं? माँ का दिल है पिघल ही गया, शायद हम दोनों से मिलने आए हैं। नरेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं कावेरी, वह हम दोनों से मिलने नहीं आए हैं, जरूर कोई ज़रूरत पड़ी होगी तभी मिलने आए हैं। अपने कुर्ते को पहनते हुए नरेश जी कहते हैं, दोनों पति पत्नी जब अपने माता पिता को एकदम से स्वस्थ और खुशहाल देखते हैं तो कहते हैं, पिताजी तुम दोनों इधर आराम से रह रहे हो तो हमें घर खाली करने का नोटिस क्यों भेजा? इधर तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अच्छा खासा खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, और मैंने अभी अभी सुना है कि तुम इधर रहकर कुछ पैसे भी कमाने लगे हो, तो तुम्हें हमारा घर खाली कराने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में उलट पुलट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम चुपचाप से वृद्ध आश्रम में अपना बुढ़ापा नहीं काट पा रहे थे। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर आज नरेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फटकार लगाते हुए वह अपने बेटों से कहते हैं, खबरदार जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की, अगर तुम मेरे लिए भला नहीं सोच सकते हो तो अब मैं भी तुम्हारे लिए भला नहीं सोच सकता हूँ। मैंने तुम दोनों का पूरी ज़िंदगी भला करने का ठेका नहीं ले रखा है। जरा अपनी माँ के चेहरे की तरफ तो देखो, उसे तो लगा था तुम दोनों उससे मिलने आए हो। माँ की ममता पिघल गई थी। सारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए
तैयार थी, लेकिन जब तुम्हारी यह बातें सुनी तो उसका चेहरा फिर से उतर गया है। कैसी नालायक औलाद है हमारी, तुमने तो हम दोनों के साथ जो किया है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर खाली करने का नोटिस मैंने तुम्हें महीने भर पहले दिया था, अब होने को है। तुमने अभी तक घर खाली नहीं किया। लगता है हम दोनों को ढूंढ रहे थे पूरे महीने से, क्योंकि बहू को तो उस शहर के वृद्ध आश्रम में रहना भी हम दोनों का पसंद नहीं था। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? अपने ससुर जी की बात सुनकर संजना कुछ ना बोल सकी। और तुम लोगों के पास पैसों की क्या कमी? तुम्हारे पिताजी जज हैं, तुम दोनों अच्छा खासा कमाते हो। मेरे घर में रहकर क्या करोगे? मेरा घर मुझे वापस करो। जब मुझे वृद्ध आश्रम में ही रहना है तो मैं अपने घर को भी वृद्ध आश्रम ही बनाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो पीछे से दोनों बेटे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ते हैं। वह कहते हैं कि घर गृहस्थी उस घर में रखी है, अगर इस तरह से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास अभी इतना बजट भी नहीं है कि अपनी पसंद का घर ले सके। मैं नहीं जानता, वह तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। और जब तुम लोगों ने हमारी समस्या नहीं समझी तो अब हम भी तुम्हारी समस्या को नहीं समझेंगे। और दोबारा मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। निकल जाओ अभी के अभी इस वृद्ध आश्रम से। मैं 4 दिन बाद वहाँ पर अपने कुछ बुजुर्ग मित्रों को लेकर के आऊँगा और पूरे घर को अपने मैनेजर के हिसाब से वृद्ध आश्रम बनाऊँगा। सारी वृद्ध आश्रम की व्यवस्थाएं अपने दोनों घर में करूँगा। उससे पहले तुम लोग घर खाली करना, वरना तुम्हें तो पता है नोटिस मिलने के बाद भी तुमने महीने भर तक घर खाली नहीं किया तो पुलिस तुम्हारे सामान को घर से बाहर भी फेंक सकती है। नरेश जी अपने बेटे बहू को माफ नहीं करते हैं। कावेरी जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे लिए। इन नालायक बेटे और बहू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके बिना अच्छे से ज़िंदगी का गुजारा कर लेंगे। यह सुनकर नरेश जी का बेटा और बहू वहाँ से अपना सर झुकाकर चले गए, क्योंकि वह अब अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहना चाहते थे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। दूसरे शहर में एक किराए का घर लेकर वहीं रहने लगे। अब उनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आने लगी। वहीं दूसरी ओर नरेश जी ने अपने घर को वृद्ध आश्रम में बदल दिया, जिसके एक कमरे में वह रहने लगे। बाकी के कमरों में वहाँ अपने बच्चों द्वारा सताए हुए माँ बाप रहते थे। वहाँ के लोगों का खर्चा एक सामाजिक सेवा संघ ने उठा लिया था। उस वृद्ध आश्रम की बहुत दूर दूर तक चर्चा होती थी, क्योंकि वहाँ के मालिक ने ही अपने घर को वृद्धाश्रम बनवा दिया था। तो दोस्तों, नरेश जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।